रेशियो एनालिसिस में आज जिस टॉपिक में हम बात करने जाएंगे उसका नाम है लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें दो रेशियो होते हैं, एक करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो। ठीक है, पहले बात करते हैं हम करंट रेशियो की। करंट रेशियो का मतलब होता है कि हमारे फर्म में करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट का कितनी वैल्यू है। करंट लायबिलिटी के रेशियो में करंट एसेट की कितनी वैल्यू है। मान लो करंट एसेट में क्या क्या आता है, कैश, बैंक, डेटा, बिल, रिसीवेबल, स्टेट, एक्स्ट्रा। मान लो करंट एसेट है 5 लाख, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बीओडी, सीसी, कैश क्रेडिट। मान लो ये है 1 लाख, तो आंसर आएगा 5/1। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे फर्म में करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए है तो उसके कंपैरिजन में करंट एसेट उसकी 5 गुना है, 5 टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो जो है जिसका नाम है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकलता है लिक्विड एसेट के अपॉन में लिक्विड लायबिलिटी से। करंट एसेट सबको पता ही है, कैश, बैंक, डेटा, बिल, रिसीवेबल। तो एक लिक्विड एसेट क्या है, इसके समझते हैं। लिक्विड एसेट क्या है। सभी लिक्विड एसेट करंट एसेट होती हैं, पर सभी करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं हो सकती हैं। समझते क्या है। ऐसी कोई भी करंट एसेट जो अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट होने वाली हैं, ऐसी सभी करंट एसेट लिक्विड एसेट की कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर से कहता हूं, ऐसी कोई भी करंट एसेट जिनका अगला स्टेज जो अपने अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट होने वाली हैं, वो करंट एसेट की कैटेगरी में होने के साथ साथ लिक्विड एसेट की कैटेगरी में भी आ जाती हैं। समझते हैं। कैश ऑलरेडी कैश ही है, तो कैश करंट एसेट की कैटेगरी में भी रहेगी और लिक्विड एसेट की कैटेगरी में भी कैश आ जाएगी। बैंक जब चाहूं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। डेटर, मैंने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया है, अब सिर्फ एक डेट तय की गई होगी, वो डेट आने पर मुझे डेटर से पैसे लेने हैं। मतलब इस डेटर को ये डेटर अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट होने वाला है। तो ऐसी कोई भी करंट एसेट जो अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट होने वाली है, वो सारी एसेट करंट एसेट होने के साथ साथ लिक्विड एसेट की कैटेगरी में भी आ जाती हैं। बिल रिसीवेबल, किसी डेटर से हमने हुंडी लिखवा ली होगी, हुंडी हमारे पास पड़ी है, अब मैं उसको मैच्योरिटी के डेट पे डिस्काउंट अपने हिसाब से करके कभी भी उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक कई तरह के हो सकते हैं। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अगर मान लेते हैं स्टॉक रॉ मटेरियल WIP के रूप में है, तो अभी तो प्रोसेस होगा, फिनिश गुड्स बनेगा, फिर मैं सेल करूंगा, डेटा में कन्वर्ट होगा, फिर जाके वो कैश में कन्वर्ट होगा। मतलब रॉ मटेरियल ये WIP होगा तो पहले वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, अगला स्टेज फिनिश गुड्स, फिर सेल करूंगा तो डेटा में कन्वर्ट होगा, फिर जाके कैश में। मतलब इसका अगला स्टेज ये अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो अपने अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है वो करंट एसेट की कैटेगरी में तो है, पर वो लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, जो करंट एसेट अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है वो करंट लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने 3 नाम बोले, स्टॉक, रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। अगर फिनिश गुड्स भी हुआ तो फिनिश गुड्स है वो बन के तैयार है, अभी सेल करना बाकी है, सेल करूंगा, डेटा बनेगा, फिर जाके वो कैश बनेगा। मतलब वो फिनिश गुड्स डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये स्टॉक किस में आया, लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी एक्सपेंस के लिए अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस मैंने कर दिया है तो क्या मुझे वो पैसे वापस मिलेंगे? नहीं,
जिस सर्विस के लिए मैंने वो पेमेंट एडवांस में किया है, अगला स्टेज में मुझे वो सर्विस मिलेगी बदले में, वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मतलब इसका अगला स्टेज क्या होगा, मुझे बदले में सर्विस मिलेगी। अगले स्टेज में मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है। मतलब इसका अगला स्टेज क्या है, इसका अगला स्टेज कैश नहीं है, क्या है, सर्विस है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस भी लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों ऐसे एसेट हैं जो करंट एसेट की कैटेगरी में तो है, लेकिन वो लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं करंट एसेट में से ये दो एसेट हटा दूं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर दूं, ये दोनों लेस कर दूं, तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, करंट एसेट में से ये सारे करंट एसेट हैं, पर ये दोनों एसेट ऐसे हैं जो कि करंट एसेट है पर वो लिक्विड एसेट नहीं है। तो सारी करंट एसेट में से आप ये दो लेस कर दो, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड लायबिलिटी की। तो मैंने क्या लाइन बोला इसके लिए, सभी लिक्विड एसेट करंट एसेट होंगी, पर सभी करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं हो सकती हैं। जो करंट एसेट इस टाइप की हैं कि वो अपने अगले स्टेज में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वही करंट एसेट लिक्विड एसेट मानी जाएंगी, बाकी नहीं। चलिए लिक्विड लायबिलिटी की बात करते हैं। जिस करंट लायबिलिटी की अपनी एक पेमेंट की ड्यू डेट होगी, वो करंट लायबिलिटी लिक्विड लायबिलिटी बन जाएंगी। और जिस करंट लायबिलिटी के पेमेंट की कोई ड्यू डेट नहीं होगी, वो लिक्विड लायबिलिटी भी नहीं होगी। सैलरी, लाइट बिल, जब लाइट बिल आता है तो ड्यू डेट के साथ आता है, इस डेट को आपको पेमेंट कर देना है, वरना आपकी सर्विस में इफेक्ट पड़ेगा। एक ड्यू डेट के साथ आता है कि लास्ट डेट ये है, तो लिक्विड लायबिलिटी होगी। सैलरी आपको पे करना है, ड्यू डेट के साथ पेमेंट करना पड़ता है, लिक्विड लायबिलिटी होगी। क्रेडिटर ड्यू डेट के साथ होता है, इस डेट तक आपको परचेस के पैसे पे कर देने, लिक्विड लायबिलिटी होगी। बिल्स पेबल में भी एक डेट होता है कि इस डेट तक आपको पेमेंट कर देना, बिल्स पेबल भी लिक्विड लायबिलिटी होगी। मतलब ये करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में भी रहेंगे, लिक्विड लायबिलिटी भी बन जाएंगे, क्योंकि इनकी पेमेंट की ड्यू डेट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी ड्यू डेट एक होगा, इस डेट तक पेमेंट करना है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ करने का अगर आपको फैसिलिटी है तो कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आप बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हो तो आपका बैलेंस माइनस में हो जाता है, पर बैंक कभी ये नहीं कहता कि आपको इस डेट तक पेमेंट कर ही देना, वरना हम आपकी सर्विस बंद कर देंगे। बैंक कुछ नहीं कहेगा, आप पैसे ले लो, जितना दिन होगा उतना वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता जाएगा। बैंक बीओडी मतलब माइनस बैलेंस। जब आप पैसे जमा कर दोगे तो बैलेंस पॉजिटिव बन जाएगा, पैसे निकाल लोगे तो बैलेंस नेगेटिव बन जाएगा। उसकी क्या एक फिक्स ड्यू डेट नहीं होती है, बैंक कभी ये नहीं करता कि इस डेट तक आपको पे कर ही देना है, आप जब तक नहीं पे करो तब तक इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो इसकी कोई पेमेंट की फिक्स ड्यू डेट नहीं होती है, और जिसके पेमेंट की ड्यू डेट कोई फिक्स नहीं होती है वो लिक्विड लायबिलिटी भी नहीं होती है। ऐसे एक और होता है कैश क्रेडिट। जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा उन्हें पता होगा कि क्रेडिट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का परचेस किया तो कुछ मिनिमम 5% के आसपास पे करना पड़ता है, 95% पेंडिंग रहेगा। बैंक आपको ये नहीं कहेगा कि ये पैसा आपको तुरंत जमा करना, बैंक तो चाहता है कि आप जमा मत करो ताकि आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सके। तो इसका भी कोई ड्यू डेट नहीं होता, बैंक एक डेट पे आपको स्टेटमेंट भेज देगा कि ये स्टेटमेंट है, इतना इतना बन रहा है, मिनिमम ड्यू डेट आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, बाकी आप बाद में करना। तो कोई एक फिक्स ड्यू डेट नहीं होता है, इनका कोई फिक्स ड्यू डेट नहीं होता है। तो ये दोनों ऐसी लायबिलिटी हैं जो करंट लायबिलिटी तो है, पर इनके पेमेंट की कोई ड्यू डेट नहीं होती है, इस वजह से लिक्विड लायबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं करंट लायबिलिटी में से ये दो नाम लेस कर दूं तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, लिक्विड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से अगर मैं बीओडी और सीसी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड लायबिलिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपने 12th में पढ़ा होगा कि स्टॉक की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे ध्यान में मत दो, वैल्यू डिक्रीज होती है तो ध्यान में लो। वो जो आप काम करते थे वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत, ये कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट को इग्नोर कर दो चलेगा, पर एक्सपेंस या लॉस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बीओडी कैश क्रेडिट की कोई ड्यू डेट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना हो सके जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, वरना हमें एक इंटरेस्ट पे करना है जो मेरे लिए एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों लायबिलिटी को इनसे अलग ना मानकर जिस तरह से मैं इनको पेमेंट करता हूँ टाइम पे, वैसे ही मुझे इनको भी पेमेंट करना चाहिए ताकि मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना ना पड़े। इसलिए मुझे जिस तरह से मैंने इनको करंट लायबिलिटी माना है वैसे ही इनको करंट लायबिलिटी मानकर एक समय पे करने की कोशिश करना पड़ेगा, वरना मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब ये भले ड्यू डेट नहीं पर मुझे इसको करंट लायबिलिटी ही मानना है, इन दोनों को, सॉरी लिक्विड लायबिलिटी की तरह ऐसा मानना है क्योंकि ड्यू डेट है, इनकी ड्यू डेट है, ऐसा मान के मुझे इनको लिक्विड लायबिलिटी मानना पड़ेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भले इसमें डेट नहीं है तो आपको ये नहीं करना है कि चलो बाद में चुकाएंगे। जिस तरह से मैं बाकी लायबिलिटी पे करने के लिए मैं टाइम पे करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वैसे इनको भी टाइम पे मुझे पे करना पड़ेगा, वरना मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये लायबिलिटी है वैसे ही मुझे इन दोनों को भी कंसिडर करना है। तो जैसे ये लिक्विड लायबिलिटी है वैसे ये भी लिक्विड लायबिलिटी ही इनको मानना है। तो जो करंट लायबिलिटी थी वही सब बन गई लिक्विड लायबिलिटी, मतलब जो लिक्विड लायबिलिटी थी वही आपकी बन गई करंट लायबिलिटी। तो आपको फॉर्मूले में इसके बदले आप ये रख के भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा क्या डिवाइड में करंट लायबिलिटी। समझ में मैंने क्या कहा, इन दोनों की भले ड्यू डेट नहीं है पर बाकी लायबिलिटी की तरह आप ये ड्यू डेट रख के इनको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जितनी जो करंट लायबिलिटी थी वही बन गई आपकी लिक्विड लायबिलिटी। तो आप इसके फॉर्मूले के नीचे मैं ये फॉर्मूले की जगह आपको ये फॉर्मूला रख के सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, लिक्विड लायबिलिटी क्या बन गई मेरी, करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी बन गई। ठीक है, चलिए थैंक यू।